You're going to show me that Satoshi Nakamoto is you. Yes. सोचो आपको आपका दोस्त शेयर्स में इन्वेस्ट करने को कहता है और आप उसकी बात मानकर 100 रुपए के शेयर्स खरीद लेते हो। 5 साल बाद आपको पता लगता है कि उन शेयर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए हो चुकी है। आपको यकीन नहीं होता। अब आपके मन में और पैसा बनाने का लालच आ जाता है और आप एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोचते हो। आप रिस्क उठाकर वही 1 लाख रुपए दांव पर लगाते हो, पर अनफॉर्चुनेटली आपका सारा पैसा डूब जाता है ना कहानी में ट्विस्ट। कुछ ऐसा ही हुआ बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के साथ। बिटकॉइन वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल एसेट है। बिटकॉइन जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, इसकी वैल्यू 2008 में 0 थी, जो कि 2021 में बढ़कर 15 लाख हो गई। बिटकॉइन की बढ़ती पॉपुलैरिटी देख लोगों ने जमकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इंडिया में बिटकॉइन के करीब 2 करोड़ ट्रेडर्स हो गए। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बिटकॉइन के बैन होने की खबर फैलने लगी। बिटकॉइन मार्केट में तहलका मच गया और बिटकॉइन की वैल्यू बुरी तरीके से गिर गई। पर आखिरकार गवर्नमेंट बिटकॉइन पर बैन क्यों लगाना चाहती है, आइए जानते हैं। सिल्क रोड नाम का एक ड्रग नेटवर्क क्रिप्टो की मदद से ड्रग डीलिंग ट्रांजैक्शन करता है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अब तक कम से कम 3 टेरर फाइनेंस कंपनीज का खात्मा किया है जो क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग करते थे। 2021 में एफबीआई ने रिविल नाम की हैकिंग ग्रुप से ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी बरामद की है। क्रिप्टो करेंसी ने साइबर हैकिंग के केसेस में बढ़ोतरी कर दी है। क्रिप्टो की वजह से कई ऐसे क्रिमिनल्स बिना किसी डर के अपना धंधा चला रहे हैं। पिछले साल बिट कनेक्ट के फाउंडर सतीश कुमानी पर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने नकली क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चलाने का आरोप लगाया था। वहीं सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ने फेमस साउथ कोरियन म्यूजिक बैंड बीटीएस के नाम से इलीगली चलाए जाने वाले क्रिप्टो कॉइन पर बैन लगाया था। आपने स्क्विड गेम नाम की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के बारे में जरूर सुना होगा। स्कैमर्स ने इस वेब सीरीज की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी को देख फेक क्रिप्टो कॉइन्स क्रिएट किए, जिनकी वैल्यू सिर्फ 11 दिनों में 31 लाख % बढ़ गई। यहाँ मजे की बात ये कि इन कॉइन्स को बेचा नहीं जा सकता था, इन्हें सिर्फ खरीदा जा सकता था। और इस बात का पता लगने तक स्कैमर्स अपना मिशन पूरा करके रफू चक्कर हो चुके थे। अब आप कहेंगे कि अगर बिटकॉइन इतना बुरा है तो लोग आखिर इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसके लिए हमें बिटकॉइन की हिस्ट्री को समझना होगा। अक्टूबर 2008 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये पेपर पब्लिश किया था बिटकॉइन के इन्वेस्टर सातोशी नाकामोटो ने। बिटकॉइन की अनाउंसमेंट करने के बाद नाकामोटो ने एक बिटकॉइन टॉप नाम का मैसेज बोर्ड क्रिएट किया था। इसमें उन्होंने लिखा, मैंने एक बिटकॉइन नामक ई कैश सिस्टम डेवलप किया है और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हर कंट्री की करेंसी उस कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है और यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। वही बिटकॉइन किसी सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं आता। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ यानी सॉफ्टवेयर डेटा के बेसिस पर होते हैं। सातोशी नाकामोटो ने अपने मैसेज बोर्ड के जरिए लोगों को बिटकॉइन ट्राई करने को सजेस्ट किया। कई लोगों ने बिटकॉइन में इंटरेस्ट लिया और सातोशी के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। पर आखिर ये सातोशी नाकामोटो कौन है, ये आज तक कोई भी नहीं जानता। सातोशी ने बिटकॉइन का कोड लिखा, पेपर पब्लिश करने के अपने इस डिजिटल करेंसी की आइडिया की अनाउंसमेंट की, लोगों को ईमेल्स किए और फोरम्स भी पोस्ट किए। इसके अलावा सातोशी की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। सातोशी ने ये सब अनोनिमसली किया या कहे कंप्यूटर के पीछे छिप कर किया। कुछ लोगों का मानना था कि सातोशी इलॉन मस्क हैं, पर इलॉन ने इस पर सफाई देते हुए इन सारे दावों को झुठला दिया। वहीं ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंटिस्ट ग्रेग राइट ने सातोशी होने का दावा किया। You're going to show me that Satoshi Nakamoto is you. Yes. और बिटकॉइन कोड का कॉपीराइट हासिल कर लिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर आज भी सवाल बने हुए हैं। जापानीज अमेरिकन फिजिसिस्ट डोरियन नाकामोटो भी शक के दायरे में थे, पर उन्होंने भी इस बात पर साफ इनकार जताया। आज की डेट में नाकामोटो बिटकॉइन से करीब 25 बिलियन बना चुके हैं और वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। बिटकॉइन की सबसे खास बात ये है कि इसमें इन्वेस्टर्स की कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं होती है। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस एक डिजिटल पब्लिक अकाउंट से होते हैं जिसे लेजर कहते हैं। इस पब्लिक अकाउंट की कॉपी बिटकॉइन नेटवर्क के हर सिस्टम पर होती है। इन सिस्टम्स को ऑपरेट करने वालों को माइनर्स कहते हैं, जो बेसिकली बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का काम करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस माइनर्स के कंफर्म करते ही बिटकॉइन नेटवर्क की एक चेन में ऐड हो जाती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन्स इरिवर्सिबल होते हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी इंसान ब्लॉकचेन हिस्ट्री को व्यू कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इस पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता। यही रीजन है कि बिटकॉइन के ज्यादातर इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनके पैसों पर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल हो, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस कभी कभी आम जनता के नुकसान का भी कारण बन सकते हैं। आपको याद होगा कि कैसे 2016 में डीमोनेटाइजेशन से 500 और 1000 के नोट्स पर बैन लगा दिया गया था। पर डिसेंट्रलाइजेशन काफी हद तक रिस्की भी है। इसे
क्रिमिनल्स बैंकिंग सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डीलिंग, टैक्स इन्वेजन जैसी इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री मौजूद होती है, ये ट्रांजैक्शंस करने वाले की आइडेंटिटी का पता लगाना मुश्किल है। इसका फायदा उठाकर टेररिस्ट एक्टिविटीज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी बेहद खतरनाक चीजें भी की जा सकती हैं। वैसे पैसों के मामलों में स्कैम्स होना आम बात है, पर नॉर्मल केसेस में आपको बैंक या दूसरे थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन से प्रोटेक्शन मिलती है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड कोई हैक कर लेता है, इस सिचुएशन में आपका बैंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत आपके पैसे रिटर्न कर देता है। वहीं क्रिप्टो में ऐसा किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप कभी कोई फेक क्रिप्टो कॉइन्स खरीद लेते हैं या किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं होगा। 2021 में 3.2 बिलियन क्रिप्टो के चुराने की खबर सामने आई थी। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा था। जाहिर सी बात है, जैसे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और पॉपुलर होती जाएंगी, उसी की तरह स्कैम्स भी बढ़ते जाएंगे। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के तरीकों को ढूंढने में लगी है, पर अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट के काम जितनी सुस्त गति से आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी उससे भी कम समय में कई गुना आगे निकल जाती है। आपके क्या विचार हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।